दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन करना है तो इलस्ट्रेटर को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इलस्ट्रेटर एक ग्राफिक डिज़ाइन करने की एप्लीकेशन है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के अमेजिंग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वेब ग्राफिक्स, पैकेजिंग डिज़ाइंस, लोगोज आदि। आज मैंने इसमें कुछ टूल्स, पैनल्स और वर्क स्पेस को कवर किया है। आज इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमको ये होम पेज मिलता है। इसमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू फाइल क्रिएट करने का, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल, वेब, प्रिंट आदि। फॉर एग्जांपल हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो प्रिंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ पेजेज मिल रहे हैं और उनके डिफरेंट साइजेज मिल रहे हैं। ये देखिए, अब कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते ही ये राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही है। इसमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है प्रोजेक्ट नेम। ये कर दिया P1। इसके बाद इसमें इसकी विड्थ और हाइट आ रही है, जो कि पॉइंट्स में है। आप यहाँ से इसको इस तरह से इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिसमें भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन आ रही है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जिसमें रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद आर्टबोर्ड आ रहा है। आर्टबोर्ड मीन्स पेज। यहाँ पर हमें जितने आर्टबोर्ड चाहिए डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है ब्लीड की। ब्लीड का मतलब है प्रिंटिंग एरिया से बाहर का एरिया। यहाँ पर हम डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है कलर मोड की। कलर मोड पर क्लिक करते ही हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, RGB कलर और CMYK कलर। अगर हम वेब के लिए काम कर रहे हैं तो RGB कलर रखेंगे, और प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो CMYK कलर रखेंगे। इसके बाद रास्टर इफेक्ट्स में 300 PPI मिल रहा है। PPI का मीन्स है पिक्सल पर इंच। प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो 300 PPI रखेंगे, और अगर वेब के लिए काम कर रहे हैं तो 72 PPI रखेंगे। अब क्रिएट कर देते हैं और ये आर्टबोर्ड हमें मिल जाता है। और ये रहा एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। यहाँ पर आप जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये टूल बार हैं, और जो ये राइट साइड पर देख रहे हैं ये पैनल्स हैं, और ये टॉप पर मेन्यू है। इस टूल बार को इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके डबल लाइन और सिंगल लाइन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एडवांस टूल बार चाहिए तो विंडोज़ में जाकर एडवांस टूल बार को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से कुछ टूल्स और ऐड हो जाते हैं। इन पैनल्स को भी इसी तरह से मूव कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, श्रिंक कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब जो पैनल्स हमने यहाँ से हटा दिए हैं उनको फिर से वापस लाने के लिए विंडोज़ में जाएंगे तो यहाँ पर पैनल्स मिल जाएंगे, और यहाँ से इस तरह से वापस ला सकते हैं। इन पैनल्स को फिर से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से इन सबको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और इस वर्क स्पेस को हम सेव भी कर सकते हैं। विंडोज में जाकर वर्क स्पेस में न्यू वर्क स्पेस में एक नया नाम देकर इस तरह से
सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्क स्पेस पहले से बने हुए हैं, ये देखिए। अपने काम के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से वर्क स्पेस मिलता है और टॉप पर कुछ कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। अब जो ये आर्टबोर्ड है हमें 100% पे नहीं मिल रहा है। इसको 100% पर लाने के लिए हम जूम टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें 100% पर मिल जाता है, ये देखिए। इस टूल बार में कुछ टूल्स के अंदर भी टूल हैं। जिन टूल्स के राइट बॉटम पर छोटा सा ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, उस टूल पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके अंदर के टूल शो हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, रूलर लाइन को ला सकते हैं। इसके लिए व्यू में जाकर रूलर्स में तो रूलर पर क्लिक करते हैं तो हमें ये टॉप और लेफ्ट पर ये रूलर मिल जाते हैं। रूलर लाइन पर माउस से राइट क्लिक करके इसकी यूनिट्स को हम इस तरह से जिसमें भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम रूलर लाइन के बिना भी काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल के बारे में बात करते हैं। इसको हम मूव टूल भी कहते हैं। इस टूल का यूज करने के लिए हमें कुछ डिजाइन करना पड़ेगा और डिजाइन करने के लिए हम शेप टूल का यूज करते हैं। इसमें रेक्टेंगल का यूज करते हैं। इस टूल को लेकर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसको जिस साइज में भी रखना चाहें रख सकते हैं। अगर हम ड्रैग करते हुए शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो ये एक प्रोपोर्शन में छोटा और बड़ा होता है इस तरह से। इसको भी हम जिस साइज में रखना चाहें रख सकते हैं। इसको बनाने का एक और भी तरीका है। आर्टबोर्ड पर सिंगल क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें विड्थ और हाइट दी गई है। यहाँ पर विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं तो हमें ये स्क्वायर मिल जाता है। अब इस स्क्वायर में दो कलर मिलते हैं, एक फिल का कलर, दूसरा स्ट्रोक का कलर। यहाँ पर स्ट्रोक का कलर का मतलब है आउटलाइन का कलर। अभी यहाँ पर फिल का कलर वाइट है और स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, जो कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हमें फिल का कलर चेंज करना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं और स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। फिल और स्ट्रोक का कलर यहाँ से ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डबल एरो है इस पर क्लिक करते ही इस तरह से स्वैप भी कर सकते हैं। इस स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ानी है तो इस तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से फिल का कलर हटाना है तो यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं और स्ट्रोक का कलर भी यहाँ से ऐसे ही हटा सकते हैं। अब इसमें वापस से कलर लाना है तो यहाँ से किसी भी कलर में क्लिक करके ला सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे सिलेक्शन टूल की। इस टूल का यूज करने के लिए अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। मूव टूल से इसको सेलेक्ट करके कहीं भी इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसके कॉर्नर पर माउस रखते हैं तो डबल एरो बन जाता है। इससे ड्रैग करने पर इसको रिसाइज कर सकते हैं और अगर शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो ये एक प्रोपोर्शन में छोटा बड़ा होता है इस तरह से। अगर इसके कॉर्नर के बाहर माउस रखते हैं तो ये रोटेशन का एरो मिलता है। इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट करते समय शिफ्ट की प्रेस करते हैं
तो यह 45 डिग्री के डिफरेंस से रोटेट होता है। अब इसको ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है और इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर इसी ऑब्जेक्ट की स्टेट कॉपी बनानी है तो ऑल्ट की के साथ शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये स्टेट कॉपी बन जाती है। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट की है Ctrl+D। सिलेक्शन टूल से हम जो भी काम करते हैं ये उसको डुप्लीकेट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट को ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो एक कॉपी बन जाती है। अब यहाँ पर Ctrl+D का यूज करते हैं तो यह इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाता रहता है इस तरह से। अब हम सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करते हैं और इसके बाद Ctrl+D प्रेस करते रहते हैं तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात करते हैं। इस टूल का यूज करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं तो इसके चारों ओर कॉर्नर में ये एंकर पॉइंट आ जाते हैं। अब इन एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसके सिंगल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से इसको कॉर्नर रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें इक्वल रेडियस देना है तो ऐसे सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अब इस रेडियस को कॉर्नर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल के सारे एंकर पॉइंट जॉइंट हैं। सिंगल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से कट करके इसको ऐसे सेलेक्ट करके अलग कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टूल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू अपडेट मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।